फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें साफ साफ बोल रहा हूँ, चैप्टर का कोई मैप नहीं है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मतलब इतना ऐसा छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, जब तक मैप लिखूंगा तब तक तुम्हें 2-3 टॉपिक खत्म कर दूंगा। तो बहुत सी छोटी छोटी मेन डेफिनेशंस आएंगी, छोटी छोटी बातें आएंगी, ठीक है, उन्हीं को कवर करते हैं। इसको जरा फेल करा, ठीक। सबसे पहले काम की चीज ध्यान से लिखें, न्यूक्लियस किन्हें कहते हैं? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि मतलब ऐसे बहुत सी छोटी मोटी डेफिनेशन है, बहुत सी बातें समझने की है। मैं तुम्हें एक बार एटॉमिक बॉम्ब भी सिखाऊंगा कि क्या चीज होती है, ठीक है। उसको 3D एनिमेशन में देखना है, उसको समझना है, ठीक है। बहुत स्पीडली लिखते चलना है सारी बातों को। न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस में पाई जाने वाली चीजें, जैसे अपने पास में एक कोई भी एटम है, और हाँ खुद को स्विच में रखना। मतलब ये वो टॉपिक नहीं है जो लगातार लेंदी चल रहे होंगे, ये टॉपिक खत्म अगला स्टार्ट, अगला खत्म वापस अगला स्टार्ट, ऐसे करके छोटी मोटी डेफिनेशन है। मतलब मुझे याद है एक दौरा जब हम लोग साइंस पढ़ते थे कभी 7th 8th तक, तो मैं कभी पढ़ाया नहीं गया। हमारे एक मास्टर साहब थे, वो अपी हैं उस स्कूल में, डब्बू, हाँ डब्बू ही डब्बू ही नाम है उनका। तो वो हम लोगों को डेफिनेशन लिखाते थे कीवर्ड्स के नाम पर, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, हम लिखे जा रहे हैं धुआंधार, हमें अंगाज कुछ नहीं पता क्या होता है। उनसे हमने कोई पूछ लिया कॉमेट किन्हें कहते हैं, बोला धूमकेतु, हम लोग धूमकेतु किसे कहते हैं, कॉमेट ये नहीं, मतलब समझाओ किसे कहते हैं किसे हैं, क्योंकि मुझे आज उन्होंने वो ये नहीं समझा पाए कि कॉमेट, मीटियोर, एस्ट्रोइड में क्या फर्क है। एस्ट्रोइड किसे कहते हैं, कॉमेट किसे कहते हैं, मीटियोर किसे कहते हैं, बता, नहीं बता। तो वैसा सिस्टम है कि लगातार डेफिनेशन चल रही होंगी, स्विच हो रही होंगी, बातें देखें, बात डन, अगले टॉपिक पे आ जाएं। कोई भी टॉपिक पिछले से कनेक्ट नहीं होगा, एक आध दो को छोड़कर, कोई मैप की रिक्वायरमेंट नहीं है, और बिल्कुल स्पीड में चलें। न्यूक्लियस, सबसे पहली बात तो ये, अपने पास में कोई भी एटम है तो एटम के अंदर न्यूक्लियस, उसके चारों घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीजें पाई जाती है, बस ये बता दो मुझे। एक तो पाया जाता है प्रोटॉन, और एक पाया जाता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? उन लोगों को आगे पढ़ना भी है, फिर मैं एक शब्द लिख के आगे बढ़ूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, न्यूक्लियस, द एलिमेंट्स या फिर मैटर या फिर जो सब्सटेंस अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियस के, उनको न्यूक्लियस कहते हैं। तो द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मेड अप ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियॉन्स से मिलकर बना होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर दो बातें आ जाएंगी, एक तो आ जाएगा प्रोटॉन और एक आ जाएगा न्यूट्रॉन। जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये होती है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर तुम्हें छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी जानकारी आनी चाहिए कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज है, उन पे कितना मास है, ठीक है। वो मैं तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, बहुत छोटी जानकारी। न्यूक्लियस यानी कि जिससे न्यूक्लियस मिलकर बना होता है। अच्छा, इसके बाद में मैं यहाँ पे कुछ बातें सेट करता हूँ कि दूसरे पॉइंट पर मैंने तुमसे कुछ छोटे मोटे शब्द लिख दिए, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में प्रोटॉन, उसके बाद में न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल भी लिख देता हूँ, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज पाया जाता है, क्योंकि वैल्यू कितनी होती है 1.6 माइनस के 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। उसके बाद में प्रोटॉन पे कितनी पाया जाता है चार्ज, प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये वो चैप्टर तुम्हारी छोटी मोटी बातों को सेट करेगा। अगली काम की बात, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज पाया जाता है 0, और अल्फा पार्टिकल पे कितना पाया जाता है डबल। इलेक्ट्रॉन पे कितना पाया जाता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19, तो अल्फा पार्टिकल पे कितना पाया जाता है, क्यू बराबर कितना लगाओगे तुम लोग 2e। इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगली काम की बात ये कि इलेक्ट्रॉन का मास किसी को याद हो तो मुझे बताएं, नहीं तो मैं लिख ही दूंगा साफ साफ। 9.1 10 की पावर माइनस के 31 केजी, जो कि बहुत कम होता है। यानी कि हम लोग अगर एटम के मास को जब भी नापेंगे तो हम प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को मास को कंसीडर करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर कभी नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास एटम के मास में गिना नहीं जाता, क्योंकि 99% मास न्यूक्लियस का ही होता है। वो 1% इतना कम है कि हम उसे काउंट नहीं करते। जस्ट सिमिलर टू सोलर सिस्टम में पाए जाने वाला सन और बाकी के बचे हुए प्लेनेट। सीधी सीधी बात की, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस की 27 केजी, और न्यूट्रॉन का मास भी अप्रोक्सीमेट इतना ही होता है। अप्रोक्सीमेट बोल के चला मैं, 1.6 10 की पावर माइनस की 27 केजी। एक सीधी सीधी कहानी इसके अंदर ये भी सेट कर लेंगे कि दोनों के मास ऑलमोस्ट सेम है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ही एटम का मास बोला जाता है।
इसीलिए एक छोटी सी बात लिखता हूँ इसके अंदर, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg को ही हम लोग बोलते हैं 1 AMU। AMU का फुल फॉर्म सुनो, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और इसका मतलब मैं तुम्हें थोड़ी देर में समझा दूंगा, लेकिन अपने पास में तीसरा पॉइंट, उसको ध्यान से देखना। हमारे पास में जो तीसरा पॉइंट है इसी के अंदर वो ये कि हम लोग को कभी भी किसी भी एटम का मास मानना है तो एटॉमिक मास को निकालने के लिए, किसी भी एटम का मास निकालने के लिए हम क्या और क्या जोड़ेंगे? किसी भी एटम का मास निकालने के लिए किसका और किसका प्लस किया जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, तो अपने पास में कभी भी एटम का मास निकालना हो तो उसके लिए प्रोटॉन प्लस के न्यूट्रॉन को किया जाएगा। और क्योंकि उसके रीजन इसे लिखता हूं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर neglected because they because they are very light या फिर कह लो less in mass as compared to P and N, as compared to P and N, light mass as compared to P और N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। इसी के साथ साथ मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ, वो भी ध्यान से देख लो। इनकी रिप्रेजेंटेशन मुझे थोड़ा सा मन नहीं कर रहा इसलिए लिखा नहीं, पर दोबारा लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? E से। प्रोटॉन किससे दिखाया जाता है? P से। नहीं, प्रोटॉन को P से नहीं दिखाते हैं। प्रोटॉन रिप्रेजेंटेड बाय 1H1, दिस इज प्रोटॉन, 1H1 ये प्रोटॉन है, ध्यान रखें। हाइड्रोजन का नंबर 1 और उसका मास भी, जिसको प्रोटॉन से कहते हैं, तो P नहीं है, ध्यान रखना, बहुत काम की बात। न्यूट्रॉन को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? 1N0, ये न्यूट्रॉन का सिंबल है। और अल्फा पार्टिकल को किस सिंबल से दिखाया जाता है? अल्फा पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय 4HEE, इस तरह से, ये अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ध्यान से लिख दो, ये अल्फा पार्टिकल है, ये वाला 4HE अल्फा पार्टिकल को कहते हैं। दिस इज 10 न्यूट्रॉन, 1H1 यानी कि प्रोटॉन। एटॉमिक मास किससे निकलता है? प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन को जोड़कर। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कम मास में पाए जाते हैं, इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसको थोड़ा सा चला दे बस, 2 पे सर्कुलेट होती है, देख कितने पे? 2 पर ही है ना, ठीक। हाँ भाई, इसमें अगली काम की बात, ये वाली कहानियां, ये बहुत इंपोर्टेंट खेल है। ये प्रोटॉन को 1H1 दिखाते हैं, हम इन छोटी छोटी बातों में फंस जाएंगे, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ मल्टीपल टॉपिक्स है, मतलब इतना ज्ञान है कि मुझे भी बहुत ध्यान से सोच के रखना पड़ेगा कि ये बात छूट ना जाए, एक एक लाइन इतनी बड़ी बड़ी है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो एटॉमिक मास में, और मतलब मेन बात, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जुड़ेगा। और इसी कहानी को थोड़ा सा आगे जोड़ देता हूं मैं, जैसे कि अपने पास में एक एग्जाम्पल जो कि पॉइंट नंबर 4 के साथ प्रोसीड करेगा, वो सुनो कि हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से देखें, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन फ्लो में लिख जाता, से लिख जाता रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरह से, कोई भी एटम है वो X, ठीक है, उसके नीचे लगाएंगे Z और ऊपर लगाएंगे A, या फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं X Z इधर A इधर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं X A इधर Z इधर। मैंने ये वाला इस्तेमाल किया। मैं ये बात समझाता हूँ मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल के तौर में तुमसे बहुत छोटी सी बात पूछता हूँ कि अपने पास में एक एलिमेंट पाया है, इसका अपन लोगों ने बहुत पहले हिसाब किताब किया होगा, इसका नाम है ऑक्सीजन। तो में से कोई मुझे ये बता दे कि ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 8। तो एक छोटा सवाल और पूछ लेता हूँ, अपने पास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 8। उसमें कितने प्रोटॉन है? 8। उसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 8। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि बताओ मुझे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, मतलब इसका ऑक्सीजन का मास, तो ऑक्सीजन का मास बताओ कितना बनेगा? ऑक्सीजन का मास यानी कि ऑक्सीजन का मास आ जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़कर, यानी कि 8 + 8 यानी कि 16। 16 के पीछे केजी लगेगा कि क्या लगेगा? 16 किलो होता है ऑक्सीजन का मास? नहीं, 16 का इसका जो मास निकलेगा वो म्यू में निकलेगा। इसी म्यू को हम लोग बोलते हैं 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये ऑक्सीजन का मास है। अब तुम मुझसे पूछे सर 1 AMU मतलब 16 म्यू हो गया, 16 किलो में और 16 म्यू में फर्क है। हाँ जी, ये बताओ इसको किलो में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 AMU में कितने केजी मास होता है? 1 AMU में 1.6 10 की पावर -7
27 केजी। तो 16 म्यू में अगर कुछ किलो में मास पूछ ले कि ऑक्सीजन का मास मुझे बताओ केजी में कितना होगा, ऑक्सीजन का मास मुझे केजी में जानना है, तो केजी में मैं ध्यान रखूंगा कि 16 मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर माइनस की 27 केजी। लेकिन हम लोग म्यू का इस्तेमाल करते आ रहे हैं अब तक। मैंने केजी की बात तो बताई है, लेकिन तुम ध्यान रखोगे कि किसी भी एटम का मास निकालने के लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ा जाता है, जो कि 16 म्यू होता है, उसको केजी में निकालेंगे। जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे में केजी की रिक्वायरमेंट होगी, हम म्यू में सॉल्व नहीं कर सकते। म्यू बनाया इसीलिए गया था कि बार बार इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज किसी आदमी को पढ़ाना बहुत दिक्कत वाला समय हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, -27 हर बार हटवा रहे हैं, इसलिए म्यू बना दिया शॉर्ट में। और ये बता दिया कि अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक काम की बात और, ऑक्सीजन का नंबर कितना है, ऑक्सीजन नाम के एटम का नंबर कितना अपने पास में, उसका नंबर है 8। तो अगर मुझसे कोई बोलता कि ऑक्सीजन की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, तो ध्यान से देखें, मैं ये जो बात यहाँ पे लिखी गई है उसी को तो सामने फाइनलाइज कर रहा हूँ। इसके नीचे ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे 8 16, नीचे क्या लगाएंगे अपन लोग नंबर, ऊपर क्या लगाएंगे मास। मास हमेशा ज्यादा आएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़कर आएगा। इसको दुनिया ऐसे लिख सकती है 8 यहाँ पर 16 यहाँ पर, कोई ऐसे लिख सकता है 8 यहाँ पर 16 ऊपर, लेकिन चाहे आगे लिखें चाहे पीछे लिखें चाहे क्रॉस में लिखें, हमेशा मास ऊपर होगा और नंबर हमेशा नीचे होगा किसी भी एलिमेंट का। तो इस चीज को ध्यान से सेट करो कि हम एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और जैसे ही जिस दिन मैंने ये लिखा उस दिन मैंने तुमसे बात पूछ ली, ए माने किस चीज का रिप्रेजेंटेशन, ए यानी कि मास। उस मास को कभी कभी हम लोग मास नंबर बोल देंगे, तो घबराने की बात नहीं है, मास नंबर हमेशा ऊपर होना चाहिए। और जेड यानी क्या चीज, एटम नंबर, जो कि हमेशा नीचे होना चाहिए। और अगर तुम लोग इस कहानी को भूल जाओ तो उसके लिए मैं तुम्हें शायद किसी समय पर एक शब्द बताया होगा, जो मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ। उस शब्द का नाम था जन्म। तो जेड माने, एक छोड़कर एक अल्टरनेटिव चलने दो, जेड माने एन, एन स्टैंड फॉर नंबर, और ए माने एम, एम माने मास। तो ए माने मास और जेड माने नंबर। हमेशा किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करेंगे तो जेड नीचे और ए ऊपर। कल को अगर मैं तुम्हारे सामने कोई एलिमेंट लिख दूं इस तरह से 8 नहीं, मैंने यहाँ पे लगा दिया 16, यहाँ पे 48, तो अपने आप समझ जाना इसका नंबर कितना है, इसका मास कितना है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। इसका नंबर अगर Z है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं, 16 प्रोटॉन है। इसका मास अगर 48 है, यानी कि प्रोटॉन 16 प्लस में न्यूट्रॉन को जोड़कर 48 बैठा होगा। तो तुम मुझे इतना बताओ कि अगर तुमने किसी एटम को देख लिया तो मुझे उसके न्यूट्रॉन बता दो, क्योंकि जितने नंबर होगा उतना उसका प्रोटॉन होगा, वो तो फिक्स है। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे इसके न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, न्यूट्रॉन कितने पाए जाएंगे, 32। तभी जाके वो जुड़कर बैठ जाएगा अपने पास में 48। इस बात को समझेगी, किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन देखकर मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों चीजों को बता सकूं। जैसे मेरा अगला सवाल ही यही है, मैं 4 पॉइंट पे आके रुक गया हूं एटमिक रिप्रेजेंटेशन कराने के लिए। मैं तुम्हें अगला सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखें हमारे पास में बहुत सिंपल सा 4 सवाल, 4 कुछ पॉइंट आए अभी तक, है ना। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, अपने पास में ये कोई भी एलिमेंट है, ये 92 235 है, इसका मतलब बताएंगे। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 92, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी 92 है। सवाल है इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, घटा के सीधी सीधी बात है। तो जब न्यूट्रॉन घटाएंगे तो 235 में से घटाना है मुझे 92, 5 में से 2 गए तो 3 और 23 में से 9 गए तो कितना आएगा 14, यानी 143 न्यूट्रॉन है इसके अंदर। मैं किसी भी एलिमेंट के न्यूट्रॉन देखकर बता सकूं कम से कम। मुझे हमेशा ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, पर न्यूट्रॉन बराबर हो सकता है, नहीं तो ज्यादा होगा, कम कभी नहीं होगा, ध्यान रखें। न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं ज्यादा ही ज्यादा हो सकते हैं, इक्वल और ज्यादा हो सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल इसी के अंदर। 4 पॉइंट हुए। अब 5वां पॉइंट सुने। 5वां पॉइंट ये कि अपने पास में कितने टाइप्स की एलिमेंट इस दुनिया में पाए जाते हैं, कितने टाइप के मेटल्स पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं। बेसिक है 4, उन चारों के बारे में पढ़ना, चारों के एग्जांपल आने चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अकरेंस के बेस पर कौन से पाए जाते हैं, उन चारों के नाम ध्यान से देखें। सबसे पहला जो पाया जाता है उसका नाम है आइसोटोप्स। उसके बाद में अगला, तुम शायद समझ जाओ, आइसोबार्स। उसके बाद में अगला आइसोटोन्स, और उसके बाद में अगला आइसोमर्स। ये केमिस्ट्री पढ़ाता है आइसोमर। यहाँ पे आइसोमर का कोई रूल नहीं है, मेन 2 ही आदमी है, आइसोटोप्स और आइसोमर।
बात आइसोटोन्स भी ठीक ठाक है। आइसोमर अपने आप में अलग कंसेप्ट है, उसकी कतई नीड नहीं पड़ेगी। देखिए ध्यान से, पहली बार तुम लोग ए समझते हो, ए माने मास, जेड माने नंबर, और एटम का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो नंबर हमेशा नीचे, मास हमेशा ऊपर। अब मैं इस चीज को ध्यान से याद करता हूं। कौन है ये? सही है। तुमने वो नारा लगाया कभी, गणपति बप्पा? बप्पा कहते हैं जैसे, बप्पा के बाद क्या बोलते हैं? तो बस बप्पा से मतलब, मैं गणपति से ना मोरिया से। देखना, मैं तुम्हें एक शब्द लिख के दिखाता हूँ, बप्पा जी की जय हो, बप्पा जी, ठीक। और एक नीचे लिख दिया जन्म, ये तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। तुम बस इधर देखना, मैं भी इसमें कनेक्ट करूंगा, अच्छा खासा कनेक्ट करूंगा। पहली बात तो ये, मैंने आज तक इसको याद नहीं करा, एन यानी कि जिसमें न्यूट्रॉन सेम होते हो, इसमें न्यूट्रॉन सेम हो, एन आता है ना इसके अंदर, इसमें न्यूट्रॉन सेम है, उसको अपन लोग आइसोटोन्स कहते हैं। अभी एग्जांपल आएंगे तब जाके बात स्पष्ट समझ में आएगी, उसे चिंता मत करो। उसके बाद में अगली काम की बात कि आइसो बार, बी यानी कि बी किससे कनेक्ट होगा बोलो, बी किससे कनेक्ट होगा? ए से। और ए यानी कि मास, जिसमें मास सेम हो उन्हें आइसो बार कहते हैं, जिसमें मास सेम होता है उन्हें आइसो बार कहते हैं। बी किससे कनेक्ट होगा? ए से। और ए यानी कि एम। ये दोनों बातें याद होनी चाहिए, तब जाके ये बात समझ में आएगी कि बी यानी बार, बार यानी कि ए यानी कि मास। दोबारा बोलेंगे, पी यानी कि कौन? पी यानी कि आइसोटोप्स, पी बी एन, तीन अलग अलग शब्द हैं। एन तो कितना अच्छा, एन से न्यूट्रॉन, बढ़िया याद होता है, तुम्हें रटने की नीड तक नहीं पड़ेगी। बी यानी कि ए, और ए यानी कि मास, इसमें मास सेम हो। दोबारा बोलेंगे, पी यानी कि जेड, और जेड यानी कि नंबर, इसमें नंबर सेम हो, इसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा। नंबर लिख देता हूं, काय को एटॉमिक लगा रहा हूं मैं, इसमें नंबर सेम होगा, उसे अपन लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। इसमें मास सेम होगा, उसे बोलेंगे आइसो बार, और जिसमें न्यूट्रॉन सेम होंगे उसे क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। तो याद करने के लिए ऊपर जो दो शब्द लिखे होंगे नीचे वाले से कनेक्ट करो तो बढ़िया याद होता है। अब मैं तुम्हें अगर एग्जांपल देता हूं तब जाके तो बात समझ में आ जाएगी कि इस दुनिया में जब ढूंढे गए तो फिलहाल बताओ करंटली कितने एलिमेंट प्रेजेंट है दुनिया में? 118 एलिमेंट प्रेजेंट है करंटली। 118 ऐसा तो नहीं है कि किसी खान में सारे मिल गए होंगे, सब उठा ला एक बार में, ऐसा नहीं है। ढूंढे गए अलग अलग, जब अलग अलग ढूंढे गए तो अलग अलग एलिमेंट पाए गए। कुछ हाइड्रोजन ऐसे पाए गए जिनका मास 1 है, कुछ ऐसे जिनका मास 2 है, कुछ ऐसे जिनका मास 3 है, अलग अलग एलिमेंट पाए गए। तो मैं तुमसे बात कहता हूँ, जब इस दुनिया में एलिमेंटों को ढूंढा जा रहा था, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, मतलब कि सन 1900 तक तुम ऐसा मान के चलो कि एलिमेंटों की संख्या थी बस 40 और 50। 1960 और 70 के बाद में ये एकदम से 60-70 बढ़ गए, इतना ज्यादा बूस्ट हुआ एकदम, बहुत रिसर्च हुई, चीजें बहुत बढ़िया निकली आगे जाकर। तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखना। इस दुनिया में कितने हाइड्रोजन पाए जाते हैं? एग्जांपल बहुत सारे, मैं तुम्हें गिने चुने दूंगा, तुम्हें गिने चुने याद रखनी है। हाइड्रोजन 1H1 पाया जाता है, हाइड्रोजन 1H2 पाया जाता है, हाइड्रोजन 1H3 पाया जाता है। इस सबका क्या सेम है? जिनके नंबर सेम होते हैं उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। इन सबका क्या अलग है? मैं क्यों याद करूं, सीधी बात, जिनका नंबर सेम है उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। अलग तो मुझे याद रहेगा उल्टा, हर चीज पे दिमाग मत लगाओ। इसमें नंबर सेम है ना, आइसोटोप्स कहते हैं। चलो इसमें मुझे सवालों के जवाब देना ध्यान से। मैंने यहाँ पे लिखा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ लिखा न्यूट्रॉन। जरा बताओ इसमें कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन फिक्स है। न्यूट्रॉन बताने हैं। पहले वाले में कितने न्यूट्रॉन है? 0। अगले में कितने न्यूट्रॉन है? 1। अगले में कितने न्यूट्रॉन है? 2। पर ये टॉपिक नहीं है, वो तो मैंने ऐसे निकलवा दिया। मैं तुमसे कह रहा हूं जिनमें नंबर सेम होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? उन्हें आइसोटोप्स बोलेंगे। क्या ऐसा बस एक ही एग्जांपल हाइड्रोजन का? क्योंकि जो भी लिखवाता है यही लिखवाता है, और एग्जांपल दुनिया में बचे नहीं, क्या और भी हैं? और दिखाता हूं, देखो इसके और एग्जांपल देखिए। मैंने और एग्जांपल लिखे तो इस दुनिया में क्लोरीन ये पाई गई थी, C17 35 भी पाया गया था, और C17 37 भी पाया गया था। दोनों क्लोरीन पाई गई थी।
तुम दोनों का नंबर सेम है लेकिन मास अलग अलग है, इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोटॉप्स। मैं वापस इसमें पूछ लेता हूँ कि बताओ इसमें कितने प्रोटॉन या फिर कह लो फ्लाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 17 17। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? 35 में से 17 गए तो इसमें 18 न्यूट्रॉन है। और इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? 37 में 17 गए तो 20। ये तो मैं एडिशनली बोल रहा हूं, लेकिन तुम मेन बात समझो। आइसोटॉप्स किन्हें कहते हैं? जिनके नंबर सेम हो, जिनका मास अलग होता है। अच्छा, इसमें और भी एग्जांपल है, एक और लिख देता हूं, बाकी सब में एक एक सिंगल एग्जांपल दूंगा, कुछ नहीं, क्योंकि ये सबसे मेन आदमी है। अपने पास कार्बन भी जब ढूंढा गया तो कार्बन ज्यादातर 90% इन द वर्ल्ड कार्बन पाया गया था 6 12, लेकिन 6 14 भी पाया गया था 614, पर ये मेजर में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। तो दोबारा सवाल का जवाब दे दें कि अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें बताओ इसमें कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर क्या लगेगा? 6 6। लेकिन न्यूट्रॉन कितने इस वाले में? 6। इस वाले न्यूट्रॉन कितने? 8। पर ये तो मैं लिखवा रहा हूँ, कुछ आगे मैं कुछ ऐसा पढ़ाने वाला हूँ जिसके लिए मुझे इसकी नीड पड़ेगी। तो न्यूट्रॉन निकालो, इकट्ठा निकाल दो एक बार में, मैं सोचना ना पड़े। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट, आइसोटोप्स किन्हें कहते हैं? जिनका नंबर सेम हो। आइसो बार किन्हें कहते हैं? जिनका मास सेम हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ही याद होना चाहिए और कुछ खास नहीं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, वो ये ना कि मैं लिखूं कौन सा, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। हाँ भाई, मुझे नाइट्रोजन का नंबर बताओ। नाइट्रोजन का नंबर, नाइट्रोजन का नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7। उसका मास कितना होता है? 14। अभी मैंने कार्बन में लिखा था एक, वो वाला नहीं जो अपना काम का है। C6 14। इन दोनों का क्या सेम है? मास सेम है, तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोबार। ठीक है, और लिखता हूं, मुझे आर्गन का नंबर बताना। आर्गन गैस का 18। उसका मास पता है किसी को? 40 होता है। आर्गन का मास 40 होता है। अच्छा, कैल्शियम का नंबर भी उसके आसपास बैठेगा 20। उसका मास कितना होता है? इसका मास भी 40 है। जिनके मास सेम होना हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबार। अब मैं तुमसे अगर ऐसे ही ऊपर ऊपर से पूछूं, बताओ इसमें कितने प्रोटॉन है? इसमें 7 प्रोटॉन। इसमें कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन। इसमें न्यूट्रॉन कितने? घटा के 7। इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 8। वो किस्मत से ऐसा बैठ रहा है कि दोनों का मास जुड़ने के बाद में 14 आया। लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट, जिनके मास सेम है उन्हें आइसोबार कहते हैं, जिनके नंबर सेम है उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। और ज्यादा काम का एलिमेंट कौन है? आइसोटोप या आइसोबार? आइसोटोप। आइसोबार में तो एलिमेंट ही अलग अलग ले लिए, इनसे क्या रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन आइसोटोप्स के अंदर एक ही एलिमेंट है, अलग अलग मास के एलिमेंट है, वो बहुत काम के आते हैं, बहुत ज्यादा नीड पड़ती है इनकी। तो इनको हल्का फुल्का काउंट मत करना। आगे वाले समय में तुम पढ़ोगे कि हल्के एलिमेंट इन्होंने बम भटकाया था, इनमें ही न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन होता है। बहुत खतरनाक खेल है इसके अंदर। तो फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट है। एक काम कर इसी में और ऐड कर लें कि सब कुछ दुनिया ने हाइड्रोजन के ऊपर ही पढ़ा, तो उसको थोड़ा सम्मान दिया। सम्मान देते हुए हाइड्रोजन के तीनों एलिमेंटों के नाम बने। मैंने तुम्हें पिछले पन्ने पे लिखवाया था, प्रोटॉन को अपन लोग क्या बोलते हैं? 1h1। 1h1 का एक और नाम है प्रोटियम, यानी कि प्रोटॉन। 1h2 का एक और नाम है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, ठीक है, इसके ऊपर बढ़ गया, अच्छा कोई बात नहीं। और 1h3 का भी एक और नाम है ट्राइटियम। ठीक है, लिख दें इनके सम्मान में, बाकियों के नाम नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे कब तक याद करेंगे? हाँ भाई, आइसोटोन्स किन्हें कहते हैं? जिनमें नंबर का और उसका कोई मतलब नहीं, न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। सीधी बात है, एग्जांपल या तुम याद कर लो या तुम बनाना सीख जाओ। ठीक है, मुझे ये बनाने आते हैं, मैंने अभी तक याद करे नहीं है वैसे। ठीक है भाई, हीलियम का नंबर बताओ, मास कितना होता है उसका? 4। मुझे ट्राइटियम का नंबर बताओ, 1। उसका मास कितना होता है? 3। ट्राइटियम का नंबर 1 है, मास 3 है। जरा गिन के बताएंगे इसमें कितने न्यूट्रॉन है? घटा 2। इसमें कितने न्यूट्रॉन है? घटा 2। तो जिनमें न्यूट्रॉन सेम होना अपन लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। सब एक ही तो बना, और बना दो, मैं और बना के दिखाता हूँ। ऐसे थोड़ा दिमाग लगाया मैंने, मेरे मन में हमारा पहला एलिमेंट आ गया जो मैंने अब तक इस चैप्टर में सबसे पहले लिखा था, ऑक्सीजन। उसका नंबर कितना होता है? 8। उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? मास बोलो, मास 16। मुझे कार्बन का नंबर बताओ, 6। उसका मास बोलो,
बोलो, मैं 14 लूंगा, क्योंकि तुमसे पूछूंगा कि भैया इसमें गिन के बताइए उसमें कितने न्यूट्रॉन है। 16 में से 8 गए तो 8 न्यूट्रॉन है। इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 14 में 6 गए तो इसमें भी कितने हैं? 8 न्यूट्रॉन है। जिनमें न्यूट्रॉन सेम है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। जिनका मास सेम है उन्हें क्या बोलते हैं? आइसोबार। जिनमें नंबर सेम है उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। फिर आइसोमर क्या चीज है? कुछ नहीं। आइसोमर ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स की भाषा में है ही नहीं, ये मान लो। इसमें जेड सेम होता है, नंबर भी सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, बस रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है, मतलब रेडिएशन निकालने की कैटेगरी। कोई यूरेनियम ऐसा मिला इसका नंबर 92 था, मास 235 था। एक यूरेनियम और मिला उसका नंबर 92 था, मास 235 था, लेकिन एक ज्यादा रिएक्टिव है और एक यूरेनियम कम रिएक्टिव है। ऐसे अलग अलग टाइप की यूरेनियम, मतलब दोनों यूरेनियम का मास सेम है लेकिन उनकी रेडियो एक्टिविटी अलग है। कोई ज्यादा रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव है। तो आइसोमर्स हैव same mass number, atomic number, have same mass and atomic number, same mass number है और same atomic number है, but have different radioactive properties। इसका मतलब तुम्हारा इससे बाला कभी नहीं पड़ेगा, मैंने लिख दिया बस, ये लास्ट टाइम है। but have different radioactive properties, have different radioactive properties। जिनको ये radioactive properties का मतलब नहीं समझ में आता वो ये कि इनमें से निकलती रेडिएशन, जिन रेडिएशनों की वजह से हमारा डीएनए वगैरह खराब हो सकता है, म्यूटेट हो सकता है। रेडिएशन लेजर हमारी बॉडी में आर पार होने वाली जो बीमार कर सकती हैं। तो हैव डिफरेंट रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इसी रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज के अंदर किसी भी प्रकार की पागलपंती करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अपने डीएनए को बदल के स्पाइडर बनने की कोशिश कर लूं, मर जाएगा आदमी। और से लोगों ने ट्राई भी किया था, वो भी क्या नहीं, बाद में कभी जब रिकॉर्ड निकालो तब पता चलेगा कि लोगों ने अलग अलग मकड़ियों से खुद कटवाया, उसमें अलग अलग स्किन इन्फेक्शन, फंगस, बॉडी का खराब होना, गलना, बाल झड़ जाना, सफेद हो जाना, ठीक है, जाने अलग अलग बीमारियां, अलग से अलग मकड़ियों पे ट्राई किया, आई साइड का वीक होना, मतलब डिफरेंट। उस चक्कर में मतलब लगता है मूवीज, मतलब कितने मूर्ख लोग होते होंगे जन वो, कि वो कहां से कहां कनेक्ट कर रहे हैं भगवान जाने। ऐसे लोगों के लिए बोलना पड़ता है कि भाई वहां तक सीमित रख, जहां तक चल रही है एंटरटेनमेंट इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। इन चक्करों मत पड़ना, डीएनए म्यूटेट करने की बात चल रही है तो बदल के रख देंगे, बिल्कुल नहीं। अगली काम की बात सुने, 5वां पॉइंट गई है ना, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। छठवां डिस्कवरी, छठवां है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि ऐसी पार्टिकल जिनसे मिलकर एटम बना हुआ है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये किसने डिस्कवर किए थे, पहले उनके नाम जानते हैं, फिर कैसे किसने क्या डिस्कवर किया वो देखना, ठीक है। अपने पास में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं बेसिक तौर पर, सभी लोग उनको जानते ही। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इनकी किसने डिस्कवरी करी है वो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसके लिए अपने पास में एक हिंदी में लाइन आया करती थी, इसका नाम था ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, एक लाइन कभी आया करती थी, ईंट पर नाच। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ भी है वैसे खेल, तो कोई बात नहीं। सुने, ई माने इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ईट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था थॉमसन, टी से थॉमसन, जे थॉमसन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी करी थी, कोई नेगेटिव पार्टिकल है। किससे करी थी? को कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था, कैनाल रे जाती थी उसके अंदर, ऐसा कुछ शायद कभी सुना होगा, पता रिक्वायरमेंट नहीं है इसीलिए बस ऊपर ऊपर से लिखा। उसके बाद ना पे ना यानी कि न्यूट्रॉन, चा माने चैडविक, ठीक है। इसकी डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, जे और जे, जेम्स चैडविक। कैसे करी थी? कोई अल्फा पार्टिकल्स थे, उनको बर्लियम पे बम्बार्ड किया था, उसमें से कुछ ऐसे पार्टिकल निकले जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और ये पढ़ना भी हल्का हल्का सा, इसमें इक्वेशन आएगी वो याद करनी है। और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? ये गलत जवाब है, बस हम लोग पढ़ा देते हैं स्कूलों में भी, क्लासों में, बहुत से जगहों पे ये है लोगों के पास में कि प्रोटॉन है रदरफोर्ड, गलत है ये, ठीक है। रदरफोर्ड ने कुछ और किया था, ठीक है। ये पद तुमने पहले कभी सुना होगा, वैसे ईंट पर नाच, प्रोटॉन है रदरफोर्ड, गलत है ये, ठीक है। इसका पूरा सिस्टम समझो। प्रोटॉन की डिस्कवरी जो करी थी वो करी थी गोल्डस्टीन ने, ई गोल्डस्टीन, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन, ठीक है। सबसे मेन बात तो ये, इसका रदरफोर्ड का नाम क्यों है? उसने बताया था न्यूक्लियस, कि वो गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट था, उसमें साबित हुआ था कि सेंटर में कुछ हैवी पाया जाता है जिसका नाम है न्यूक्लियस,
लेकिन ये नहीं पता कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव पार्टिकल है कि नहीं है। उन्होंने प्रोटॉन नहीं बताया, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। न्यूक्लियस के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज भी पाया जाता है, वो गोल्डस्टीन का कारनामा है। न्यूक्लियस के बारे में डेफिनेटली रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। अलग अलग सालों में इनकी डिस्कवरी हुई थी, लेकिन तुम्हारे लिए एक काम का नंबर जो याद रखना है, वो न्यूटन की सन 1932 में हुई थी। ध्यान रखें, न्यूटन 1932 में डिस्कवर किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। बदलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करके कुछ ऐसे पार्टिकल निकले जिन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था ना नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था, और इक्वली हैवी एज कंपेयर टू मतलब एज इक्विवेलेंट टू द प्रोटॉन्स। उनका मास लगभग उनके सेम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे अगर इसको वैसे न करा के पीडीएफ फॉर्मेट से कराऊं तो ज्यादा ठीक है। बदलते हैं पैटर्न। कुछ नहीं, एक फायदा सीक्वेंस चलेंगे, वैसे तो वैसे भी चलेंगे सीक्वेंस में। लिखूंगा मैं फिर, मुझे पता है। ठीक है, पहली बात यहाँ से यहाँ तक कोई आफत बस झलकी में देखना एक बार, क्योंकि तुम्हें जब पढ़ने बैठोगे तो उनकी आदत नहीं है नोट्स की, वरना तुम देखो सब समझ में आता है साफ साफ। हमें हैबिट होनी चाहिए बस उनको पढ़ने की। स्कैन करो, तुम एक एक लाइन पढ़ते हो क्या? ऐसे स्कैन किया करो ऊपर से नीचे। नहीं, मास नंबर ए 16 8 एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, उनको आइसोटोप्स कहते हैं। यहाँ तक अच्छा, आगे बढ़ रहा हूँ। 11 पन्ने बस, लेकिन बस नहीं है एंड वाले। आइसोबार किन्हें कहते हैं, आइसोटोन्स किन्हें कहते हैं, ये ऑल डन। ये उसके बाद में अगला अपने पास में साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये गलत टाइम पे डाल दिया ऐसे, मत जाओ। मुझे मास डिफेक्ट पढ़ाना था, पर चल ठीक है, इसका ऑर्डर छोड़ो। वो ये कि तुम थोड़ा सा बेनिफिट में रहोगे, ये है पर मैं ही लिख रहा हूँ, जहाँ तक ध्यान रखना, जस्ट फॉर द ऑर्डर। ये कितने पॉइंट लिखे? 6। अगली बात सुने, साइज ऑफ न्यूक्लियस के साथ साथ हम लोगों ने एक चीज तो पढ़ी अभी तक, रेडियस ऑफ द एटम। पिछले चैप्टर में निकाला रेडियस का फॉर्मूला क्या था रेडियस का? R इक्वल्स टू में n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई m z स्क्वायर। इसे याद करें, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई m z स्क्वायर। को माला से जपनी पड़ती तब याद होता है, कोई तरीका नहीं है इसका दूसरा। बहुत सिस्टमैटिक मेमोरी चाहिए, बहुत हाई फाई मेमोरी चाहिए। ठीक है, ऐसे एक दिन में नहीं आ जाता, तुम लिख ही नहीं पाओगे। आधे लोग h स्क्वायर ऊपर एप्सिलॉन नीचे n स्क्वायर ऊपर, कहीं का कहीं पिट कर जाएंगे, फिर बोले जब गलत क्यों हमारा। प्रैक्टिस करें। खैर, मैं तुम्हें 7वां पॉइंट बताता हूँ। 7वां पॉइंट है साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, थोड़ा इससे नजरें अलग रखना, मैं तो समझाता हूँ, ध्यान से देखना। साइज ऑफ न्यूक्लियस, पहली बात तुम मुझे एक छोटी सी बात बताओ, कौन सा न्यूक्लियस बड़ा होगा? जिसका मास ज्यादा होगा, इसका मास कम होगा। मतलब एक बात सोचना, अपने पास में कोई एटम है, ठीक है, हमारे पास में कोई भी एटम है, ठीक है, एक एटम x मान लें, इसका नंबर है मान लो 30 है। अब 30 का कुछ ना कुछ तो होगा, पक्की बात मत, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ। मैंने मान लिया इसका मास 72, और ना दूसरा कोई एलिमेंट है, उसका नंबर है 40, उसमें मास है 85। तो बहुत सिंपल सवाल, कौन सा एटम बड़ा होगा? न्यूक्लियस किसका बड़ा होगा? इसमें कितने प्रोटॉन है? 30। इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 42। इसमें प्रोटॉन की संख्या है वो 30 है, और न्यूट्रॉन संख्या कितनी है? 42। अच्छा, अगले वाले में
इसमें प्रोटॉन कितने हैं 40 और न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर 45। तो ज्यादा सामान कहाँ पे है दूसरे में, दूसरे का मास ज्यादा तो साइज थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब सेम साइज के होते हैं। तो भाई जहां पे मास ज्यादा होगा उसका साइज भी ज्यादा होगा। भाई सीधी सीधी बात है कि अगर ज्यादा कॉपी किताबें होंगी तो रखने के लिए ज्यादा बड़ा बैग चाहिए, ज्यादा गेहूं होंगे ज्यादा बड़ा कट्टा चाहिए। तो वैसे ही करके ज्यादा बड़ा शरीर होगा तो बड़े बड़े कपड़े चाहिए। इसका मास ज्यादा उसके साइज भी ज्यादा, सेम टू सेम। भाई जिस जिस एटम का मास ज्यादा होगा उस न्यूक्लियस का साइज भी ज्यादा होगा। भाई अगर इस वाले को कैरी करने के लिए इतना बड़ा न्यूक्लियस चाहिए, ठीक है, तो इस वाले को थोड़ा सा बड़ा न्यूक्लियस चाहिए, थोड़ा और बड़ा न्यूक्लियस चाहिए, तभी तो उसमें सारी चीजें फिट हो पाएंगी। तो तुम लॉजिकली सोचो कि जितना ज्यादा उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स संख्या होगी उतने बड़ा उसका साइज होना चाहिए। तो मैं तुमसे साफ साफ बात लिखने जा रहा हूं कि अगर मैं तुमसे ऐसा बोल देता हूं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना बड़ा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास के। तो मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं लॉजिकली बात बोल रहा हूं कि जितना बड़ा न्यूक्लियस होगा उतना ही ज्यादा उसका मास भी होगा। मास पे डिपेंड करेगा साइज, ज्यादा मास बड़ा साइज। अच्छा, न्यूक्लियस का साइज कौन सी शेप में होता है, सर्कल या स्फीयर? क्योंकि वो 3D फिगर है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ऐसा मानते हैं कि स्फेरिकल है। देखा किसने नहीं है, ठीक है, लेकिन स्फेरिकल ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये सब कुछ सोलर सिस्टम से कंपेयर किया गया था तो वही होगा। अब किया गया था ऐसा सत्य नहीं है, मुझे लगता है किया गया था इसलिए बोला मैंने, पक्का मुझे बात को झुटला हो नहीं सकता। इस दुनिया का महान से महान वैज्ञानिक नहीं झुटला पाएगा इस बात को। सोलर सिस्टम से कंपेयर किया गया होगा कंफर्म। भले किसी को नहीं पता कि जो कह के मर गए उन्होंने किया था कि नहीं किया था, पर जहां तक है वही है। अब बात ये बताओ कि हमारी जो स्फेरिकल बॉल होती है उसका साइज तुम किस में नापोगे? हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अपना जो स्फीयर है उसका साइज मास पर डिपेंड करता है, मतलब उसका वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा, मास पर। तुम किसी भी 3D फिगर का साइज किससे नापते हो, उसके वॉल्यूम से। भाई ये कमरा छोटा है कि बड़ा है इस बात का पता किससे लगाएंगे, कमरे का वॉल्यूम निकालेंगे, इस कमरे का वॉल्यूम निकालेंगे, अंदर वाले कमरे का वॉल्यूम निकालेंगे। जिस कमरे का वॉल्यूम ज्यादा आएगा उसका साइज बड़ा है, जिसका साइज बड़ा है उसमें ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। सीधी सीधी बात ये। तो स्फीयर का वॉल्यूम निकाल के बताओ, स्फीयर के वॉल्यूम का, क्योंकि न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है इसीलिए उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू में किसके, मास किससे दिखाते हैं, ए से। प्रोपोर्शनल टेकन क्या लगता है, तो मैं इसको जानता हूं कांस्टेंट क्या है हमें। ध्यान से बात सुना, तो प्रोपोर्शनल टेकन क्या लगता है कांस्टेंट, तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू में के ए नाम का कांस्टेंट मुझे नहीं पता। इसमें 4 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मैंने सबको वहां भेज दिया। तो आर क्यूब इज इक्वल टू में के ए अपॉन में 4/3 पाई। अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात ये बोलता हूँ कि देख, ये सब कांस्टेंट मिलके एक वैल्यू देते हैं, वो वैल्यू लोगों ने मिलकर बनाई थी, वो वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। और वो वैल्यू कुछ ये थी, आर क्यूब इज इक्वल टू में, अब वहां उसने क्यूबिक पहले हटा दिया है, मैं शायद कुछ और कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आर क्यूब ए, ये भी कांस्टेंट, मतलब इन सबको सॉल्व करके क्यूब में ले लिया। मान लो तुम्हें ये करने का मन नहीं, रुक जाओ एक मिनट है, तो थोड़ा चुभेगा। क्यूब हटा के वहां लगा दो, जब क्यूब यहां से हटेगा वहां क्या लगेगा, क्यूब रूट। इसको हटता तो क्या लगता है वहां पे, स्क्वायर रूट। तो इनके ऊपर क्यूब रूट लगा, तो आर क्यूब इज इक्वल टू में के 4 पाई अपॉन में 3, इसके ऊपर भी लग गया 1/3, और ए के ऊपर भी क्या लग गया 1/3। यहां से जब क्यूब हटा तो सामने 1/3 यानी क्यूब रूट लग गया। देखो के कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, 1/3। इस सबको दुनिया ने सॉल्व किया, और दुनिया ने इसे सॉल्व करके एक चीज बनाई। वो चीज ध्यान से देखें,
जब लोगों ने इसे सॉल्व किया तो बन गया r इज इक्वल टू में r नॉट a की पावर 1/3 और ये रेडियस का फॉर्मूला था। अब इस पे बात करेंगे क्योंकि ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। हेलो नमस्ते जी। जी 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 बताइए। सेवन नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। जी जी अच्छा उसके साथ में। अच्छा ठीक है चलिए फिर मैं करता हूँ मैं हाँ। अच्छा चलिए मैं उसके साथ कोशिश करता हूँ फिर। जी अच्छा अच्छा तो मैं आपसे थोड़ा बाद में अगर आप ले आएंगे तो बात कर पाऊंगा, अभी नहीं कर पाऊंगा। जी 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 हाँ भाई ये पहली बार रेडियस का फॉर्मूला है। इसमें आर क्या चीज है, रेडियस। आर नोट क्या चीज है, कुछ नहीं। आर नोट बस एक कांस्टेंट वैल्यू की तुम्हें याद होनी चाहिए। आर नोट की वैल्यू सब लोग याद रखेंगे 1.2 10 की पावर माइनस के 15 मीटर में याद रखेंगे। वैसे अपनी अलग अलग पावर के अलग अलग मापदंड हैं। -3 को क्या बोलते हैं, मिली। -6 को क्या बोलते हैं, म्यू। -9 क्या बोलते हैं, नैनो। -12 क्या बोलते हैं, पिको। -15 क्या बोलते हैं, फर्मी। -10 को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉन। ये तुम लोगों को याद होने चाहिए। खैर अगर इसको सेट करें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.2 FM फर्मी मीटर। FM। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात सुने, ये ए क्या चीज है, ए सबसे पहले ये बताया है नंबर। तो मेरे पास एक सवाल आता है तुम लोगों के लिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ये है कि बताओ व्हाट इज द साइज ऑफ द, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जरूरी एक आध सवाल सिंपल सिंपल लगा देना। व्हाट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की साइज क्या होगी, रेडियस क्या होगा उसका, सिंपल सवाल है। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की रेडियस बतानी है। ऑक्सीजन का मास आता है तुम्हें 16, तो बस उसी को सॉल्व कर दो भाई। रेडियस निकालने फॉर्मूला आर नॉट इंटू में ए की पावर 1/3। आर नॉट की वैल्यू मुझे पता है 1.2 10 की पावर माइनस के 15 और मास है उसका 16 1/3। 16 का क्यूब रूट बता सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है उसका, तो 3 3 मतलब 27 होता है। ये तो किसी का पॉइंट ऑफ आएगा, फिर तो हाँ पॉइंट ऑफ आएगा। ऐसे कुछ 3 नंबर है, मतलब सुनो जैसे 2 का क्यूब है वो तो बैठता है 8, ठीक है। 3 का क्यूब बैठता है 27। तो इनका हल्ला मचा रखा है जन, कितनी बड़ी बात सिखा दी हो जन। तुम बताओ तुक्का मारो बस, मैं बिल्कुल नहीं पलटूंगा। 16 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट 3। बताओ इनके बीच में कौन सा नंबर चुनो। ऐसा क्या नंबर हो 2 और 3 के बीच में जिसका 16 मान लो तुम, ऐसे तुक्का मारो। 2 पॉइंट कितना 4 24 ट्राई करना चाहते हैं, देखें 2.4 मल्टीप्लाई ट्राई करता हूं बस मैं, एक बटा है इसमें है 2.4 मल्टीप्लाई 2.4 मल्टीप्लाई 2.4। इसका आंसर आया है 13.8 14। मैं 2.4 भी रख सकता हूँ, इसके बावजूद रख सकता हूँ क्योंकि सर अप्रोक्स होता है, ठीक है। मैं फिर भी ये कहता हूँ कि देखो भाई 8 से 16 8 कदम आगे और इससे ये कुछ 9 कदम पीछे 11 कदम, तो लगभग हमेशा जो क्यूब रूट है बीच वाला ले लेना जब भी आए 2.5 लगभग, हमेशा के लिए तो नहीं, फिर भी मैक्सिमम केसेस में तो मैं ऐसा ही कुछ मिलेगा जिसका आंसर बीच में आया करेगा, ऑलवेज एंड फॉरएवर। तो अगर मैंने यहाँ पे 2.5 पुट किया 16 के साथ में तो कुछ ऐसा r इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 15 इनटू में 2.5। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई इससे करने पर 12 का 25 से करना है 300, 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 मीटर, इसकी रेडियस निकल के आएगी। फर्मी में लिखोगे तो 3 FM खत्म। देख लें
मतलब सीधी सीधी बात, किसी भी अगर तुम्हें एलिमेंट का, अगर किसी भी न्यूक्लियस का साइज निकालना है तो बस क्या पता होना चाहिए उसका, ए फॉर मास। बस न्यूक्लियस की रेडियस निकालने के लिए तुम्हें उसका मास पता हो, आर नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट है, और ऑर्बिट की रेडियस निकालने के लिए तुम्हें पिछला चैप्टर आना चाहिए, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई m z स्क्वायर। लेकिन अगर न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी है, वो जो न्यूक्लियस छोटा सा है उसका साइज कितना होगा, तो उसके लिए तुम्हें बस उसका मास आना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज ओनली डिपेंड किस बात पे करेगा, उसके मास पर, और किसी बात पर उसका साइज डिपेंड नहीं करता। और जैसे हम लोग न्यूक्लियस का साइज पढ़ते हैं ना, अपना अगला टॉपिक ही कुछ ऐसा है, अगले टॉपिक का नाम होगा डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी। ये पॉइंट नंबर 7 है, 8 लगाएं। न्यूक्लियर डेंसिटी की एवरेज वैल्यू 2.3 10 की पावर 70 होती है, और सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी ऑलमोस्ट एंड ऑलवेज सेम होती है, चाहे कितना ही बड़ा हो जाए वो, 2 10 की 70। ये भी अप्रोक्स 0.3 और आएगा, ठीक है। 8 न्यूक्लियर डेंसिटी। मेरा तुमसे प्रश्न, न्यूक्लियर डेंसिटी, ये बताओ तुम लोगों ने डेंसिटी निकालना कभी तो पढ़ा ही होगा, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। मैं वही अप्लाई करूंगा, मैं तुम्हें कोई नई बात क्यों बताऊंगा, ठीक है। डेंसिटी निकालने के लिए, डेंसिटी अगर तुम्हें किसी न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालनी है तो ऊपर न्यूक्लियस का मास और नीचे न्यूक्लियस का वॉल्यूम। तो मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी। कोई बस 2-3 सवाल मत पूछना मुझसे, बस सब न्यूक्लियर क्यों लिख रहे हैं, न्यूक्लियस क्यों नहीं लिख रहे हैं, एक ही बात होती है, एडजेक्टिव बनाती है बस। अब कुछ न्यूक्लियर, न्यूक्लियस, ये भी है कुछ लोगों को, ये भी डर है, मुझे भी डर लगता है ऐसे लोगों से। ऊपर आ जाएगा न्यूक्लियर मास और नीचे आ जाएगा न्यूक्लियर वॉल्यूम, मतलब मास अपॉन में वॉल्यूम, सीधी सीधी बात, मास और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम। ये थोड़ा सा कलर मैच नहीं कर रहा आज पे। न्यूक्लियर मास और न्यूक्लियर वॉल्यूम। चल भाई डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, रो से। आगे सुनो, बताओ न्यूक्लियस का मास किससे निकलता है, मास किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, ए से, लेकिन वो किस में निकलता है, म्यू में। उसे केजी में कैसे लाओगे, 1.6 10 की पावर माइनस के 27 का मल्टीप्लाई। तो अपने पास में मास हो गया ए और वॉल्यूम हो गया बी, इसको केजी में लाएंगे तो 1 AMU का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तुम्हें AMU अच्छा ना लगे तो मैं ऐसे लिख सकते हो 1.6 10 की पावर माइनस के 27 केजी, मास अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला बताओ, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं ड्राइव कर रहा हूं, है ना, A इंटू में 1.6 10 की पावर माइनस के 27 अपॉन में वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ कोई दिक्कत भाई, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। इसमें आर क्या चीज है, इसमें आर क्या चीज है, रेडियस। अभी तुमने रेडियस का पीछे एक फॉर्मूला लिखा था, वो बता दो। रेडियस का पीछे एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला और जानना मुझे। ये तो चल रहा है a इंटू में 1.6 10 की पावर माइनस के 27, उसके नीचे 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। फॉर्मूला क्या था, आर नॉट ए की पावर 1/3, तो ये बन जाएगा आर नॉट ए की पावर 1/3 का होल क्यूब। तुम एक बात साफ समझते होगे कि जब मैं आर नॉट को इसके ऊपर लगाऊंगा तो आर नॉट की पावर 3, वो मैंने तब मिटा दिया था, और जब यहां 3 से 3 काटेंगे तो रह जाएगा ओनली ए। तो मैं अगली लाइन में यहां लिख रहा हूं, तो मैं ये बहुत समझाने वाला विषय बनेगा। अभी तो तुम लिख रहे हो सीधे सीधे, पर एक बात सोचोगे तो समझ में आएगा कि मैं अपने दिमाग का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं इन चीजों करने में। मुझे पुरानी बातें आती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास रखा वॉल्यूम रखा, वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है, मैंने रेडियस की वैल्यू पुट करी। बुद्धि का बिल्कुल शून्य प्रयोग है, कुछ नहीं है, बस टॉपिक का ऑर्डर आता है कि हाँ ये वाला टॉपिक है, मुझे बता दो, मैं कर दूंगा अपने आप ही। देखें तो 4/3 पाई, इसकी पावर 3 है तो बन जाएगा आर नॉट का क्यूब, और ए की पावर 1/3, उसकी पावर 3 है तो 3 से 3 कटेगा तो ए से ए भी काट दिया मैंने। एक सेकंड, डेंसिटी ए से ए कट गया, मास पर डिपेंड नहीं करती।
प्रैक्टिकली बात है ये, किसी भी न्यूक्लियस की मतलब कि हाइड्रोजन से लेके लास्ट तक जितने भी एलिमेंट है किसी की भी डेंसिटी न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करती, सबकी डेंसिटी सेम है, लगभग सेम है। जितने भी न्यूक्लियस हैं, चाहे हल्का है चाहे भारी है चाहे कैसा भी है, वो सारे न्यूक्लियस सेम अमाउंट में डेंस है, सबकी डेंसिटी सेम है। यूरेनियम की डेंसिटी, यूरेनियम भारी होता है, उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी भी उतनी ही है जितनी हाइड्रोजन की डेंसिटी है, वो मास पे डिपेंड नहीं करती। जितना यूरेनियम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुद को पकड़ के रखते हैं, उतना ही हीलियम के प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी खुद को पकड़ के रखते हैं। सबके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पकड़ने की ताकत सेम है। कोई भी आदमी अपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग अलग ताकत से नहीं पकड़ता, सबके खुद को जकड़ने की ताकत सेम है, चाहे वो कितना बड़ा हो चाहे वो कितना छोटा हो। यानी कि फ्रॉम नंबर 1 से लेके 118 तक सबके मास अलग है, सबका नंबर अलग है, सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अलग है, सबकी रेडियस अलग है, सबका साइज अलग है, लेकिन सबकी डेंसिटी, न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम है। और डेरिवेशन के दौरान ए से कटना उसकी बात को दर्शाता है। एक काम की बात, 1.6 10 की पावर -27 कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, R0 1.2 10 की पावर -15 कांस्टेंट है। और जब इन सभी कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.3 10 की पावर 17। यहाँ पे 0.3 लिखा है, ओनली 2 लिखा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, सब एप्रोक्स है, सिंबल लगा भी दिया, पर ये थोड़ा सा एक्यूरेट मान के चले। केजी पर मीटर क्यूब, हाँ, ये न्यूक्लियस की डेंसिटी है और ये इतनी ज्यादा है कि तुम इसकी कल्पना करने वाले हो। इसीलिए शायद वो जो अल्फा पार्टिकल हम लोगों ने फेंका था गोल्ड फॉइल के ऊपर, वो पास नहीं हुआ। 10 की पावर 17 एक बहुत बड़ा नंबर है। 10 की पावर 7 जाना यानी 1 करोड़, 8 जाना यानी कि 10 करोड़, 9 यानी कि 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब, 10 खरब। तो उसके बाद में आ जाओ शंख, महाशंख, पद्म, नील, कोटि, सब पे, मतलब खतरनाक खेल है। मतलब 10 के 70 बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। इसका कंपैरिजन तुम करना, जरा सोचना आराम से। पहली बात, ये सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी है 1 से लेके 118 तक, सबकी डेंसिटी यही होती है। उसको बस अपन लोगों ने ड्राइव किया। अब मैं तुमसे बहुत छोटा सवाल पूछता हूँ, एक बहुत सिंपल सवाल ये है, शायद सवाल तो नहीं है, बस कुछ समझा रहा हूं। पृथ्वी का मास कितना है? पृथ्वी का वजन 6 × 10 की पावर 24 पावर पे ध्यान दें, ठीक। पृथ्वी का मास ही है। मून का मास है 10 की पावर 22। जरा कंपेयर करें कि न्यूक्लियस की डेंसिटी की 10 की पावर 17 है, तो कोई, मैं कहा मानता हूं कि मार्जिन है, लेकिन पावर 17 को सोचोगे तो समझ में आएगा कितना गाढ़ा है न्यूक्लियस। इतना गाढ़ा है कि इसमें से अल्फा पार्टिकल, मतलब एक बंदूक की गोली छोड़ो, एक तोप का गोला नहीं जा सकता उसमें से, इतना ज्यादा डेंसिटी है। 10 की पावर 17 इज अ वेरी बिग नंबर। कल्पना करेंगे समझ में आएगा। वो गेम हम लोगों ने बहुत बार खेला होगा, 10 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम पे अगर 10 की पावर 10 पैसे हो जाए ना डेली, 1,000 2,000 10,000 रुपए उड़ा, तुम पे खत्म नहीं होंगे पूरे जीवन में। 17 इज अ वेरी बिग नंबर। और ये सभी की डेंसिटी है, ऐसा नहीं कि पहला उसकी कम है, सबकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है और वो इतनी होती है। नंबर याद रखना तुम लोगों को। हाँ भाई, अब बताओ ये कौन सा टॉपिक नंबर था? 8। ठीक है, इसे मैं सेव कर देता हूँ, बहुत दिन से फाइल सेव की नहीं है। एक सेकंड, इसके आगे अपन लोग कल करेंगे, ठीक है। ऐसे स्पीड में टॉपिक कवर होते रहेंगे, ठीक है।